ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। टॉपिक था हमारे पास यहां पर, बेटा कौन सा टॉपिक था? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। पिछली क्लास में हमने शुरू कर लिया था ये टॉपिक, और कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी। जैसे सबसे पहले डेटा का मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा हो सकता है कई प्रकार का। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन अगर बात करें तो इट कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। फर्क क्या था प्राइमरी और सेकेंडरी में? collected by the investigator himself is called primary, collected by some other source or agency and used by the investigator is called secondary। फिर मैंने कहा नेचर के बेसिस पर भी डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। डेटा हो सकता है रिलेटेड टू वेरिएबल्स या रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स। या एट्रीब्यूट्स क्या होते थे? क्वालिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। लेकिन वेरिएबल होता था जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप तोल कर सकते हो। वेरिएबल्स भी दो प्रकार के, कौन कौन से? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब कौन से? जिनकी पॉइंट में वैल्यू नहीं हो सकती, विच कैन ओनली हैव इंटीग्रल वैल्यू। और कॉन्टिन्यूअस कौन सा? विच कैन हैव बोथ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। बेटा क्लियर है बात? फिर मैंने आपसे कहा कि डेटा तो बड़ा बल्कि है भाई, अब इसको तो स्टडी करना मुश्किल होगा। आओ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तरीके क्या कैसे अलग अलग करें? रैंडम बेसिस पर कर लें? आंसर इज नो। कुछ ना कुछ कॉमन विशेष बात जरूर होनी चाहिए। जैसे 4 तरीके हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। या तो पूरे गिवन डेटा को आप टुकड़ों में बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसको हम बोलते थे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। दूसरा हो सकता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, तीसरा क्वांटिटेटिव, और लास्ट इज क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। बोलो बेटा। इसके बाद मैंने बात की कि भाई अब डेटा इकट्ठा हो गया है, इसे यूजर्स तक पहुंचाना है, तो क्या ऐसे रफ डायरी में जो लिखा हुआ है मैंने वो ऐसी फोटोस्टेट करके सबको बांट दें? आंसर इज नो। उसको ठीक से साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करके देना होगा, विच इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तरीके 3, या तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, सिंपल लाइंस लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, सब पॉइंट्स लिखिए, हेडिंग सब हेडिंग यूज करिए और डेटा को प्रेजेंट करके दे दीजिए। या इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते थे, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कब जाएंगे टेक्सचुअल पर और कब जाएंगे टेबुलर पर? अगर न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व है तो टेबुलर यूज करिए, और अगर न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व नहीं है तो टेक्सचुअल यूज करिए। बोलो बेटा। अब ये टेबल आप बनाने वाले हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं एक अच्छे टेबल में जो सब होनी चाहिए। जैसे पहला, टेबल नंबर शुड हैव अ टाइटल, बहुत छोटा, कंसाइज, सिंपल हो। टाइटल के साथ साथ एक हेड नोट लगा सकते हो आप, ठीक। फिर जो रोज की हेडिंग है उन्हें कहेंगे स्टब्स, कॉलम्स की हेडिंग को कहेंगे कैप्शन। जितना भी टेबल के अंदर कंटेंट है उसे क्या कहिएगा? बॉडी ऑफ द टेबल, उसके अलावा बॉक्स हेड और एक फुटनोट। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? बोलो बेटा। ये 8 पार्ट्स थे जो एक अच्छे आइडियल टेबल में होनी चाहिए चीजें। अब हम आज शुरू करेंगे इसके आगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यानी इस बार डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इस बार डायग्राम्स, ग्राफ्स की मदद लेंगे डेटा जो मैंने कलेक्ट किया उसको प्रेजेंट करने के लिए। जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उसको प्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम्स की मदद लेने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आएगा लाइन चार्ट। सुनिए, देखिए हुआ क्या, मान लेते हैं मैंने डेटा कलेक्ट किया कुछ इस प्रकार का कि भाई 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2025 में लेट्स से सेल्स इज 20, फिर यहां घट गई, फिर यहां कुछ बढ़ी,
फिर यहां कुछ बढ़ी। ये क्या है? डेटा ही तो है। मैं एक स्टोर पर गया या एक किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और मैंने पूछा भाई सेल कितनी है आपकी, तो उसने बताया करोड़ में, 2010 में 20 करोड़ की सेल की थी हमने, एंड सो ऑन। अब इस डेटा को मुझे प्रेजेंट करना है, डेटा को प्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो क्या कर सकते हैं आप? यू कैन मेक यूज ऑफ ग्राफ पेपर। समझिए, एक वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, यहां तो मैंने ईयर रख दिया और यहां क्या रख दिया बेटा? सेल। ईयर था 2010, 15, 20, 2025। सेल्स कितनी कितनी है? 10-10 का गैप रख लेते हैं, 10, 20, 30, 40। ये बताइए क्या ये पॉइंट्स प्लॉट कर पाओगे ग्राफ पेपर के ऊपर? जल्दी बताओ, क्या ये पॉइंट्स प्लॉट कर पाइएगा ग्राफ पेपर के ऊपर? हो जाएंगे भाई, क्या ही दिक्कत है। आओ जरा करवाना, एक बार करवाओ प्लॉट्स। 2010 में सेल कितनी है? 20 की, 20 करोड़ की, ये एक पॉइंट आ गया। 2015 में कितनी है? 18 करोड़ की, थोड़ा नीचे एक पॉइंट आ गया। 2020 में 25 करोड़ की है, यहां कहीं एक पॉइंट। 2025 में 32 करोड़ की है, यहां कोई एक पॉइंट आ गया। बेटा ये सारे चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए कि नहीं कर लिए? ठीक। अब बड़ा सिंपल है, यू कैन सिंपली आप क्या करिए, इन सारे पॉइंट्स को क्या ज्वाइन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो बेटा। ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, बस यही है प्रेजेंटेशन। नाम है इसका लाइन चार्ट, सिंपल लाइन डायग्राम, सिंपल लाइन डायग्राम। अच्छा, यहां से कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना फिगर्स देखे यार ये 2015 में कुछ लफड़ा हुआ है, अदरवाइज तो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है बिजनेस का। बोलो बेटा। यहां देखकर शायद मुश्किलात हो रही थी समझने में सारी फिगर्स को, लेकिन यहां से ये इसलिए लग रहा है आपको कि छोटा डेटा है। बड़ा डेटा होता तो वहां देखने में, समझने में मुश्किलात होती, लेकिन द मोमेंट दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ज्यादा बेहतर व्यू आना शुरू हो गया। एट अ ग्लांस दिख रहा है ना क्या हुआ होगा। भाई सेल बढ़ती ही जा रही है। ये 2015 में जरूर कुछ लफड़ा हुआ है, 2015 में कुछ हुआ है जिसकी वजह से सेल कम हुई, वरना साल दर साल सेल बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्री बिजनेस का अपवर्ड ट्रेंड है। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। या इसी को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। एक तरीका तो ये, वही पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं दोबारा से। जस्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। यहां से भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ कुछ? बोलो बेटा। वो अलग बात है, पहले वाला ज्यादा यूज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन दिस इज अगेन अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं हम हिस्टोरियोग्राम। क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड, दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राम। जहां पर मैंने क्या किया, पॉइंट्स प्लॉट किए और उन पॉइंट्स पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते गए। जरा एक बार एक काम करिए फटाफट से मेरे साथ, मैं नजर डलवा दूं बस। पेज 87 पर आइए। तो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पहला लाइन चार्ट। 88 पेज पर ऊपर देखिए क्या किया हुआ है। एग्जाम्पल है 87 पेज पर। हर साल की अलग अलग रेवेन्यू दिख रही है आपको? जल्दी बोलो बेटा। चार्ट देखो पहले, टेबल जो बना हुआ है पेज 87 पर। हर साल का अलग अलग रेवेन्यू है। सेल, खर्चा कितना आया, कॉस्ट मिलियंस में, और कितना मार्जिन, मुनाफा कमाया मिलियंस में, वो दिया हुआ है बेटा। दिख रहा है आपको? अब उसने बोला इससे कि मुझे लाइन डायग्राम बनाकर बताओ। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लोगे? लेकिन पता है क्या होगा इस बार? वेरिएबल्स कितने हैं बेटा? 3 हैं। बोलो बेटा। तो जानते हो क्या होने वाला है? कुछ ऐसा होगा। ये क्या हो गया? ये तो हो गया जी रेवेन्यू।
ठीक, मेरे क्वेश्चन में नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूं। या ये हो जाएगा, ये एक और बन गया कुछ ऐसे, मान लेते हैं। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बोल रहा हूं, मान लेते हैं कॉस्ट। बेटा क्लियर हो रही है बात? ये ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू। ऐसे जब पॉइंट प्लॉट किए तो कॉस्ट आ गई। और सिमिलरली एक तीसरा ड्रॉ करेंगे अगर, ये लो कुछ ऐसे हुआ, ये क्या है? नाउ दिस इज मार्जिन या मुनाफा। आई होप ठीक है बात ये। अरे वही है ना, 3 वेरिएबल्स थे तो 3 लाइन डायग्राम बन जाएंगे। तीनों को अलग अलग कलर से कर दिया मैंने, जिससे वो रिप्रेजेंट कर पाए आपको अलग अलग चीजें। आपको सब चीज दिखाई देगी यहां पर कि सेल्स का ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट घट बढ़ रहा है मेरा या नहीं बढ़ रहा, और खर्चा कितना आ रहा है। खैर, तीनों वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन डायग्राम। अगले पेज पर देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 अलग अलग ग्राफ जा रहे हैं ना, बोलो बेटा। उसके बाद हिस्टोरियोग्राम। अगर यहीं पर ये जो पॉइंट्स आपने निकाले थे, उन पॉइंट्स पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा तो क्या नजर आ जाएगी आपको? लेकिन इसमें जानते हो प्रॉब्लम क्या है? एक ही वेरिएबल दिखा पाओगे। बोलो बेटा, एक ही वेरिएबल दिख रहा है फिलहाल इसमें, रेवेन्यू। अगर आपको कॉस्ट करना है तो एक और चार्ट, और अगर मार्जिन दिखाना है तो एक और चार्ट बनाना पड़ेगा। आई होप यहां तक ठीक है। एग्जाम में कुछ नहीं करना, ये सब बनाने के लिए नहीं आएगा कुछ भी। ये सब कुछ भी बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। इन हिस्टोरियोग्राम वी यूज डैश लाइंस टू रिप्रेजेंट द डेटा। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कर्वी लाइंस। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं हो रही? क्या आंसर बोलोगे आप? वी विल यूज वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट द डेटा। ठीक, इस प्रकार की चीजें पूछ सकता है। दूसरा, सेकंड इज बार डायग्राम। बार डायग्राम सुनिए, अब फिर से सुनिए। इसमें यही क्वेश्चन था, मान लेते हैं सेल्स। एक और चीज दे दी इसने, लेट्स से प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 5, 7, 6, 10 इन करोड़ मान लेते हैं। इस बार मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे बार डायग्राम बना के बताओ। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है लॉन्ग रेक्टेंगल, लॉन्ग वर्टिकल रेक्टेंगल, जिसको हम बार्स भी बोलते हैं। तो आप क्या करिए, दोबारा से वेरिएबल है यहां पर। एक वेरिएबल is plotted on x axis, let's say year, and another variable is plotted on y axis, और उस पर एक बार बनाना शुरू करिए। ईयर कौन कौन से हैं बेटा? 10, 2015, 2020, 2025। 10, 20, 30, 40। बेटा क्लियर है बात? 2010 पर एक बार बनाइए, वर्टिकल रेक्टेंगल बनाइए जिसकी लेंथ 20 तक जाए। बेटा बना सकते हो क्या? बना लो भाई, क्या ही दिक्कत है। ये लो, बन गया कि नहीं बना? तो कुछ कुछ आपको ये लाइन, कुछ कुछ ये आपको, क्या बनाया था मैंने, क्या बनाया था? हाँ, कुछ कुछ ये हिस्टोरियोग्राम जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फर्क बताओ क्या है? हिस्टोरियोग्राम में एक सिंगल लाइन थी, यहां पर उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे? बार से रिप्लेस कर दिया। यहां पर कितना है बेटा? ये 18, यहां लिख दो, ये 18 है, ये 20 है, ये कितना था? 25। थोड़ा और बड़ा बनेगा ये 25। और बताओ बेटा, और फाइनली यहां पर आ जाएगा ये
यहां कहीं 32। आई होप ठीक है बात ये, ठीक। बार डायग्राम हो गया और क्या ही दिक्कत है इसमें। बार डायग्राम जरा पढ़िए एक बार, बार डायग्राम की बात करें। अगले पेज पर आइए। अच्छा एक इसी में देखना, ये प्रॉफिट भी था, प्रॉफिट रह गया। बताना बेटा प्रॉफिट रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या? यहीं पर एक और बार बना दें क्या? ये रहा 5। ये व्हाइट वाला बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट। यहां पर बताना बेटा 7, यहां बताना बेटा 6 और यहां बताइए 10। तो 2 बार्स हो गए, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उनको सबको अलग अलग शेड कर दीजिएगा जिससे समझ में आए कि भाई ये जो ग्रीन वाले हैं ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल को, और व्हाइट वाले बार्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को। आई होप ठीक है बात, ठीक है बात बेटा। अब इसी को बार डायग्राम, दिस इज कॉल्ड बार डायग्राम, इसी को हम छोड़ो, ठीक है। देखिए बेटा इसी को अगर मैं क्लियरली कॉल्ड अ बार डायग्राम, इसी को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। यहां तो लिखा ईयर 2020, 2000 सॉरी कहां से शुरू था? 10 से 2010, 15, 20, 25 और यहां दिखाया मैंने 10, 20, 30, 40। बेटा 2010 पर एक बार बनाओ जो कहां तक जाएगा? 20 तक जाएगा। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? दोनों ही बार डायग्राम हैं। इसे क्या कहिएगा? वर्टिकल। क्या कहेंगे बेटा इसे? इसे कहेंगे वर्टिकल बार डायग्राम। और ये कौन से हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। एक ही बात है, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं तो अलग अलग बार बनाकर आप काम कर पाइएगा। आई होप ठीक है बात। फिर बता रहा हूं एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें से बनाने के लिए। बनाने के झंझट में मत पड़ना, इसलिए मैंने प्रिंटेड दे रखा है वहां सब कुछ। मेरे को कोई बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलता, कोई ग्राफ पेपर वाले क्वेश्चन नहीं आते। आपको सिर्फ फोकस करना है समझने पर, और आई होप समझ में आ रही होंगी बात। इनमें से छोटी मोटी चीजें पूछ लेगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं वहां से आप कर पाओगे। लास्ट एमसीक्यू, लास्ट चैप्टर एमसीक्यू पीछे जो दिए हुए हैं सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट, बिल्कुल लास्ट है, ये नहीं है, लास्ट चैप्टर है बिल्कुल। पेज नंबर बताता हूं मैं कौन सा है, 21। वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चंस आप वहां देखकर कर पाओगे। खैर कमिंग बैक, बेटा क्या इतनी बात ठीक है? बेटा बोलो। बार डायग्राम की बात कर रहे हैं जहां पर हम जहां पर हमने बार्स का इस्तेमाल किया। अब वो 2 तरीके का हो सकता है। इट कैन बी, कौन कौन सा बता दिया अभी तक? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। क्लियर है? सुनो अब अगली बात, अगली बात सुनो, ले लो, ये लो, यही डेटा है। अभी तक मैं 2 वेरिएबल्स थे या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स थे, तो सबके हम अलग अलग बार बना रहे थे, चाहे वो वर्टिकल था या हॉरिजॉन्टल था। मैं यहां पर भी 2 बार बनाता, बोलो बेटा। यहां पर भी मैं ये ऐसे 2 बार बनाकर चलता हर ईयर का। लेकिन एक तीसरा मेथड और भी है। बोला छोड़ो जी छोड़ो, कहां 2 बार बनाते हो, एक काम करो, इनका टोटल कितना बैठ रहा है? 25, बोलो 25, 31, 41। आप बार बनाओ एक 10, 15, 20, 2025 और विच विल रिप्रेजेंट्स
विच विल रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू। 2010 में एक बार बनाओ जिसकी हाइट कितनी होगी 25। यहां तक आएगा कि नहीं आएगा? वर्टिकल बार बन गया, हां बोलो। नाउ सब डिवाइड दिस बार इनटू 2 पार्ट्स। जैसे करवाओ। पहला 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बोलो? इसको अलग शेड कर दूं मैं, और यहां पर कर दिया मैंने डॉट। इंडेक्स में बता देंगे यहां पर, क्या बताओगे? दिस एरिया विल रिप्रेजेंट सेल एंड दिस एरिया विल रिप्रेजेंट प्रॉफिट। एक ही बार से काम हो गया कि नहीं हुआ? क्या कहेंगे? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बार बनाते गए, दूसरा बार बनवाओ। अरे ये भी 25 का ही है, ये लो, बताओ कितना आएगा इसमें? 18। सेल हो गई। ये क्या है 2020 में बताओ? 31। यहां तक कहीं आएगा? 25। ये हो गई सेल एंड रेस्ट इज प्रॉफिट। बेटा और बताना जरा यहां पर 41। अरे 40 कैसी कैसी बात करते लो, 42 कर लो। कहाँ इलझे हुए हो आप? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई? 32। लो जी, यहां कहीं आएगा 32। ठीक है, और 42 ये हो गया। मैं प्रिसाइज नहीं हूं, मैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन। आई होप ठीक है बात बेटा। ये क्या कहा इसे मैंने? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। चलो यहां तक की बात फिर से रिवाइज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। जो डेटा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके लाए उसे ठीक से प्रेजेंट कर दो भाई, जिससे यूजर्स को बढ़िया तरीके से क्रिस्पी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, मैंने कहा एक तरीका ये है, आप बना लो डायग्राम। डायग्राम कौन कौन से बना सकते हैं? पहला कौन सा था बेटा? बोलो बेटा। पहले या तो यूज करो लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट भी दो तरीके, कौन कौन से? या तो सिंपल लाइन डायग्राम या फिर हिस्टोरियोग्राम। बोलो बेटा। पॉइंट प्लॉट करो, सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, या वहां पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो जिन्हें हम कह देंगे या तो लाइन डायग्राम या हिस्टोरियोग्राम। ये एक तरीका और भी है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइंस आप या पॉइंट्स, आप बार्स का इस्तेमाल करिए। अब बार इस्तेमाल करने हैं तो कई सारे तरीके फिर से, या तो क्या करें वर्टिकल बार्स यूज कर लीजिए या हॉरिजॉन्टल बार्स। लेकिन वहां पर अगर एक से अधिक वेरिएबल हैं तो हर वेरिएबल का अलग अलग बार बनाना पड़ेगा। एक तीसरा तरीका सीखा मैंने, कौन सा? ज्यादा बढ़िया है ये। एक ही बार में सारी बात रिप्रेजेंट कर देंगे। कल को अगर इसमें कॉस्टिंग भी जुड़ जाए मान लो, तो टोटल निकालो उसका भी, और यहां पर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो। और वो क्या बोलेगा, कोई और बना देंगे। ये लो चेक बन गया। दिस व्हाट डज दिस चेक रिप्रेजेंट्स? कॉस्ट। तो एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही बार में मैंने सब डिवाइड करके बना दिए। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। देखना जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? थोड़ा प्रिंटिंग में लगेगा अजीब सा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो बार्स को डिवाइड किया हुआ है मैंने। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, एक काम करिए। बोला एक काम करिए, ये चाहिए अभी मुझे, इससे कंपेयर कराऊंगा बाद में। एक क्वेश्चन और तैयार कर रहा हूं। चलो, ईयर बॉयज गर्ल्स 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2025 में। स्कूल में बॉयज थे या क्लास में बॉयज थे 50, गर्ल्स थी 30। उसके बाद यहाँ पर 70 हो गए, ये हो गए 80 मान लेते हैं। ये रहा 100 और ये भी हो गए 100, ये हुए 120
ये हो गए 180 मान लेते हैं। तो जी रिप्रेजेंट करो, अगर मैं इसको यहां पर सब डिवाइडेड पर बोलता कर लेते? बोलो कैसे करते जरा बताना एक बार। टोटल निकालते, यहां पर 80 का एक बार बनाते, 150 का बनाते बार, 200 का बनाते, 300 का बनाते। हाँ बोलो, ये बार्स बनाते इन हाइट्स के, फिर 80 को डिवाइड कर देते, 50 तक का एरिया बॉयज को देते, ऊपर वाला गर्ल्स को। बेटा यही सब होता कि नहीं होता? लेकिन एक और तरीका है, आप एक काम करो, इंस्टीड ऑफ पोस्टिंग दीज एक्चुअल वैल्यूज कन्वर्ट देम इनटू द परसेंटेज। क्या आप बता सकते हो बॉयज की परसेंटेज कितनी है, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है, टोटल परसेंट कितना होगा? ये तो पता ही है मुझे। क्या 100 100 100 100? बताओ बेटा, 80 में से 50 बॉयज हैं, कितने परसेंट बॉयज हैं? 50/80 इंटू 100 कितना? और यहां पर 27.5। ये बताओ 37.5। ये बताओ 70/150, नोट मत करना, 46.6। ये बताओ ये बताओ बेटा 50-50 आएगा ये तो। ये बताओ 180/300 इंटू 100 40%। ये कितना? मैंने पूरे डेटा को कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में, ठीक। और अब इन परसेंटेजेस से बार बना लोगे क्या? बनवाना जरा। ये लो, ईयर 2010, 15, 20, 25। 10 पर बनाओ एक बार, कितना? 20, 40, 60, 80, 100। मैं एक सवाल पूछूंगा जो एग्जाम में आ चुका है जी। 2010 पर एक बार बनाइए, कितना बेटा? 100। इसमें से बॉयज कितने हैं? 62%। यहां तक का होगा एरिया बॉयज का, और बाकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2015 पर बताइए बेटा, बॉयज कितने हैं इस बार? 46.6। यहां तक शायद कोई बॉयज हैं और बाकी गर्ल्स। उसके बाद 2020 में बताओ बेटा 50-50 हुआ कि नहीं हुआ? सर दोनों सेम ही लग रहे हैं, दोनों सेम ही लग रहे हैं। सब डिवाइडेड, और इसका नाम है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम दोनों आपके सामने बने हुए हैं। दोनों में मुझे बताओ सेम ही लग रहे हैं, कोई डिफरेंस हो, पकड़ पाए हो आप डिफरेंस तो बताइए ग्राफ को देखकर। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर आप बार्स देखोगे वहां पर सब डिवाइडेड बार डायग्राम में द बार्स विल बी हैविंग डिफरेंट हाइट्स। बोलो बेटा। लेकिन परसेंटेज बार डायग्राम में हमेशा बार्स की लेंथ सेम होगी, हमेशा सेम होगी। हाँ के ना? अरे होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में से हटाकर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। डेटा ही परसेंटेज में, और परसेंटेज का टोटल हमेशा कितना होता है? 100। तो जिसकी वजह से लेंथ कितनी होगी? हमेशा बराबर बराबर। जबकि यहां पर कम ज्यादा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? दैट इज द मेन डिफरेंस। ग्राफ को अगर आप दो ग्राफ पढ़े हैं आपके सामने, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, दोनों देखने में तो सेम है, बस फर्क इतना है कि परसेंटेज बार डायग्राम में हमेशा हाइट ऑफ द बार्स विल रिमेन सेम, जबकि सब डिवाइडेड में बार्स की लेंथ हाइट कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पर तो हम एक्चुअल डेटा प्लॉट कर रहे थे, और यहां हमने क्या प्लॉट किया? एक्चुअल डेटा को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, और फिर परसेंटेज
को प्लॉट किया, और परसेंटेज का टोटल हमेशा कितना होता है? 100। तो दैट इज द रीजन। बेटा आई होप ठीक है बात, जल्दी बोलो। खत्म बात। ठीक, देखो जरा वहां पर अगर आप देख रहे हो परसेंटेज बार डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबकी हाइट कैसी है? सेम है कि नहीं है? उसी को सब डिवाइड किया हुआ है। कुछ एरिया में बॉयज दिखाए हुए हैं, कुछ में गर्ल्स दिखाई हुई हैं। बेटा क्लियर है बात? चलिए अगली बात करते हैं यहां पर, एंड दैट इज पाई चार्ट। जब हम डेटा प्रेजेंट करेंगे, जब हम डेटा प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल, जब हम डेटा प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल, नाउ दिस इज कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पाई चार्ट। सुनो, जैसे मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि भाई मेरा जो एक्सपेंडिचर है, फूड, रेंट, क्लोथिंग, मिसलिनियस, डेटा इकट्ठा करके लाया मैं कि भाई जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं उनका खर्चा कहां होता है? रोटी, कपड़ा, मकान और कोई मिसलिनियस चीजें, यही सब चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स। तो मैंने देखा कि वहां पर जो एक्सपेंस आ रहा था वो 2000 रुपए यहां खर्च होते हैं और कोई 1500 रुपए रेंट पे खर्च कर देते हैं, क्लोथिंग में कोई 800 रुपए खर्च होते हैं। कितना हो गया ये? और 300 रुपए यहां खर्च होते हैं। इस प्रकार से महीने का खर्चा एक हाउस होल्ड का 3600 रुपए होता है। गलत कर दिया, कितना हुआ? 40। ये लो, चलो अब तो ठीक है, 3600, 3600 रुपए खर्च होता है। अब नाउ वी नीड टू प्रेजेंट दिस डेटा, और मैंने कहा इस बार हम इस्तेमाल करेंगे पाई चार्ट का, यानी सर्कुलर डायग्राम में हम प्रेजेंटेशन करेंगे। तो एक काम करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए। एक बात बताइए, सर्कल में कुल मिलाकर एंगल कितना होता है? 360 होता है कि नहीं होता है? नाउ अब इस सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट आइटम वैल्यू। जैसे क्या हुआ बेटा, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की। अब बात आती है कितना बड़ा एरिया फूड को दें। पूरा एरिया में एंगल कितना होता है? सर्कल में 360 डिग्री होता है। तो यहां पर एंगल एलोकेट कर रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन था एग्जाम में, बताऊंगा कैसे था। कुल मिलाकर 360 डिग्री का एंगल इन 4 आइटम्स में एलोकेट करना है। टोटल 3600 है। 3600 रुपए के आइटम 360 डिग्री में एलोकेट करने हैं। तो जिसके ऊपर 2000 खर्चा हुआ उसे कितने डिग्री का एंगल दिलवाओगे? बोलो बेटा। 2000 डिवाइड बाय 3600 इंटू 360, 200 डिग्री का एंगल बनवाओ। देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, 200 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? ये पूरी लाइन कितनी बन जाएगी? तो इससे ज्यादा ही होगा ना, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन शायद ये कहीं 200 डिग्री का एंगल दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? 180 स्ट्रेट लाइन होती है, उससे थोड़ा ज्यादा बना दिया 200 डिग्री। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आपसे यहां पर कुछ अलग सा शेड कर देते हैं। ये लो, वर्टिकल लाइंस। And what does these vertical lines, sorry, horizontal lines represent? Food. देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको एक चीज? क्या कि भाई जितना भी खर्चा होता है आधे से ज्यादा तो फूड में खर्च हो जाते हैं। दिख रहा है ना? ज्यादा बेहतर पिक्चर नजर आनी शुरू हुई कि नहीं हुई? अगला बताओ,
इसमें कितना एंगल ले जाएगा ये? 500 डिवाइड बाय 3600 इंटू 360, 50 डिग्री का एंगल। 5 और 2 7, 70 डिग्री। बताइए बेटा यहां से अब 50 डिग्री का एंगल बना लोगे क्या? बेटा इसको बेस लाइन पकड़कर 50 का बनाओगे, ये 90 यहां कहीं बनेगा, 60 ये कहीं बनेगा शायद ऐसे। कितना हो गया ये बना 50 डिग्री। ये कितना था? और इसको हम किसी और कलर से किसी और प्रकार का शेड अगर कर दें, ये लो जी, चेक बना दिया इस पर। नाउ व्हाट डज दिस चेक रिप्रेजेंट्स? पूरे के पूरे कंपोनेंट में इतना तो हमारे पास फूड है, रेंट है, क्लोथिंग, कितना एंगल आएगा? 80, 250, 90 ये बनेगा, 80 कोई यहां तक बनेगा, ये 80 आएगा यहां तक शायद कोई, ये 80 हो गया। और बेटा ये कितना हो जाएगा फिर? 30। इन पे भी अलग अलग शेड कर लेंगे। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, डॉट लगा दिया, यहां पर मैंने क्या किया, स्टार बना दिए। ये बेटा इंडेक्स बना लोगे। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोथिंग। और ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिसलेनियस। आई होप सारी बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं बनाना, उसने सिर्फ ये पूछा था कि एक फैमिली है, उसका एक्सपेंडिचर, यही से बता रहा हूं मैं क्या लिखा हुआ था। एक फैमिली है जिसका एक्सपेंडिचर 3600 रुपए है महीने का, वो फूड पर खर्च करता है 2000 रुपए। जरा बताना अगर आप पाए चार्ट बनाओगे तो उसे कितने डिग्री का एंगल एलोकेट करोगे? ये क्वेश्चन था एग्जाम में। क्लियर है बात? ऑब्वियस सी बात है, फिगर्स ये नहीं थी, लेकिन बता रहा हूं किस तरीके का क्वेश्चन पाए चार्ट से पूछा हुआ था। बनाने के लिए फिर से एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपको नहीं मिलेगा। पढ़ो जरा पाए चार्ट के बारे में। पाए चार्ट कह लीजिए, सर्कल ग्राफ बोल दीजिए। इज अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या होते हैं? ये सेक्टर ही तो है, देख रहा है आपको? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। ठीक, इसमें हम अलग अलग सेक्टर्स बनाएंगे। टू यूज पाई चार्ट, ईच क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ पोर्शन ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द पाई विच इज 360 डिग्री इन टोटल। हर आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसकी वैल्यूज को एंगल में कन्वर्ट कर लोगे, ये मानते हुए कि टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, आप देखो वहां पर नजर मारोगे अगर तो विल फाइंड पाई चार्ट वहां पर बना हुआ है। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? चलो इसके बाद थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, कुछ करने के लिए खास है नहीं, लेकिन टॉपिक है कोर्स में तो कवर जरूर करना पड़ेगा। वी कैन नॉट लीव द टॉपिक। सुनिए, देख रहे हैं बेटा यहां पर अगला टॉपिक है हमारे पास, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जरा बताना ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सीरीज। और सीरीज होती थी 3 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। यही 3 सीरीज होती थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ये इंडिविजुअल कैसी होती थी? ये फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। एक्स दिया हुआ है, वैल्यूज। डिस्क्रीट कौन सी होती थी? जहां पर x और साथ में क्या दी हुई हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूस कौन सा होगा? क्लास इंटरवल और साथ में फ्रीक्वेंसीज। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है?
सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज डिस्ट्रीब्यूशंस। ये बताइए इनमें फ्रीक्वेंसी किस किस में है? इनमें से कितनी डिस्ट्रीब्यूशंस दिख रही हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी भी है? बेटा यानी इसमें फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको? तो आज के बाद इन दोनों को हम एक नए नाम से बुला सकते हैं, कौन सा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड पर आ गए कि नहीं आए? वर्ड क्या था बेटा? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। और अब हम सीखेंगे कि इन डिस्ट्रीब्यूशंस का ग्राफ कैसे बनाइएगा। इसको मैंने बाहर कर दिया। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा? हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। बेटा क्लियर है बात? ये बस ये करने वाले, आखिरी ही टॉपिक है हमारे पास। ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो, सुनना शुरू करिए। ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। लेट्स से 0 to 20, 20 to 22, 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये मार्क्स हैं। ऐसे 10 बच्चे थे, 12 थे, 18 थे, 15 थे, 10, 20, 30, 40, 50, 55 और 5, 60। लेट्स मेक इट 50। बेटा 50 बच्चों के नंबर हैं, दिखने शुरू हुए कि नहीं हुए? मैंने कहा इसका ग्राफ बना कर दीजिए मुझे। अच्छा ये सीरीज कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, बोलो बेटा। और साथ में कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो उसका बड़ा नाम कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने कहा इसका ग्राफ बना कर दीजिए। तो कुछ ऐसे बना पाएंगे। कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला देखिए, y x एंड दिस इज ओरिजिन। यहां पर मार्क्स प्लॉट किए 0 से 20, 40, 60, 80, 100 और ये नंबर हैं। कहाँ स्टूडेंट्स हैं? मैक्सिमम 15 तक है तो 5, 10, 15, 20। अब समझिए, एक सवाल पूछूंगा अभी 5 मिनट बाद। पहले जैसा लगना शुरू हो जाएगा, वरना ये 0 से 10 पर एक बार ड्रॉ करिए जिसकी हाइट 10 तक जाए। बना पाओगे क्या? देखो 0 से 10 तक एक बार बनाया मैंने जिसकी हाइट 10 तक जा रही है। बोलो ठीक है ये बात? 20 से 40 तक के एरिया में एक बार बनाइए जिसकी हाइट कहां तक जाए? 12 तक चली जाए। बनवाना बेटा। ये होगा कि नहीं होगा? बेटा हाँ बोलो। ये लो, इसकी हाइट 12 तक है। लिख देते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। ये 12 तक जा रही है, ये 10 तक जा रही है। फिर अगला चाहिए एक जो 8 तक जाए। 5 और 3 8, यहां कहीं आएगा। बेटा ये भी क्लियर है बात? सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। ये डायग्राम देखा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमने एक चीज पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, कौन सी? वर्टिकल बार डायग्राम पढ़ा था। बोलो बेटा। और इसका नाम मैं दे रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं हिस्टोग्राम। सर ये नाम भी पढ़ा हुआ है पहले? नहीं पढ़ा हुआ। नाम जो पढ़ा था वो क्या था पहले? हिस्टोरियोग्राम। बोलो बेटा। उसमें और इसमें क्या फर्क है? अच्छा पहले ये बताओ। वहां पर सिंगल लाइन थी एक। बोलो बेटा। वहां वर्टिकल लाइन थी, यहां वर्टिकल बार्स हैं।
चलो छोड़ो सर, हिस्टोग्राम छोड़ो, लेकिन ये वर्टिकल बार डायग्राम जैसा है, इस बात में क्या गलती है? वहां पर पहली बात तो ये जो सारे के सारे हैं ये ओवरलैप्ड हैं बार्स, वहां गैप था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पर बार की विड्थ कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। बार पतला बना लो, बड़ा बना लो, लेंथ विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां गया, ढूंढना पड़ेगा, कहां गया? ये रहा, ये देखो यहां पर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये था वर्टिकल बार डायग्राम। हाँ बोलो। इसमें हाइट तो कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी हाइट 20 तक जा रही है, फिर 18, ये हाइट का तो मतलब है। क्या इसका कोई मतलब था? बोलो बेटा, विड्थ कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही। आप इसी बार को अगर थोड़ा और चौड़ा भी बना देते तो क्या मेरे पर फर्क पड़ता? कोई नहीं पड़ता, बिकॉज दिस विड्थ ऑफ द बार इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग, ऑन द कॉन्ट्रेरी। अगर आप यहां देखिएगा, विड्थ भी रिप्रेजेंट कर रही है। बताओ क्या? ये बोल रही है भाई 0 से 20 के बीच में नंबर हो, ऐसे 10 बच्चे हैं। बेटा बोलो, बार की विड्थ को आप कम ज्यादा नहीं कर पाओगे। इस बार नाम क्या दिया मैंने इसको? हिस्टोग्राम। क्या नाम दिया बेटा? हिस्टोग्राम। पहला तरीका है, अच्छा ये बनवा दो और पहले आगे 15 तक लेकर आओ उसको। 15, ये रहा 15। ये लो जी, ये रहा 15, और फिर कौन सा है? 5। लो जी 5। बेटा देख के बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है बात ये। नाउ दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब आप क्या करिए, एक और तरीका है, ये जितने भी आपने बार्स बनाए, क्या इनका टॉप मिडिल पॉइंट पकड़ पाओगे? एक, ये आ गया कि नहीं आया? अगर आप इन सबको ज्वाइन कर दें यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, करवाना जरा, ज्वाइन कर रहा हूं मैं सारे पॉइंट्स, टॉप मिडिल पॉइंट ऑफ ईच बार, मैं ये ज्वाइन कर दिया यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो नाउ दिस इज कॉल्ड, अब क्या कहेंगे इसे कहेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया यूजिंग अ फ्री हैंड कर्व, बेटा देख रहे हो आप, कोई स्ट्रेट शार्प टर्न्स नहीं है, फ्री हैंड से ड्रॉ किया। अगर आप अलग से इंडिपेंडेंटली देखोगे तो ये ऐसा नजर आएगा। ये क्या है? बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर आप फ्री हैंड से ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। बोलो बेटा, ये क्या है? नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जरा पढ़िए मेरे साथ साथ, पहले पढ़ो हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? इज अ ग्राफ containing a set of rectangles, each being constructed to represent the size of class interval by its width and frequency in each class interval by its height. यानी हाइट और विड्थ दोनों कुछ कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर अगर सब, इफ वी मार्क द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ रहा हूं, इफ वी मार्क द मिड पॉइंट्स of top horizontal sides of rectangles in a histogram
एंड ज्वाइन देम बाय स्ट्रेट लाइन। बेटा दिख रहा है, सारे टॉप मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए, पकड़े और उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट लाइन को लाइन करो, ज्वाइन देम बाय स्ट्रेट लाइन। द फिगर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बेटा बोलो, पढ़ो जरा। कर्व कहां गया, ये रहा, डी पॉइंट पढ़ो पहले। अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन बाय स्मूथिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ में आया? ये जो पॉलीगन था, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, भाई साहब कितने शार्प टर्न्स आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लाइन बनाइए स्ट्रेट लाइन स्केल से, शार्प टर्न्स तो आएंगे ही, लेकिन जब इसको फ्री हैंड से बनाएंगे जिससे ये शार्प टर्न्स खत्म हो जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। पढ़ो फिर से, फ्रीक्वेंसी कर्व, डी पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, इज ड्रॉन बाय स्मूथिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट इज स्मूथन्ड इन सच अ वे दैट द शार्प टर्न्स आर अवॉइडेड। इट इज, इसको लाइन करो, इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये एग्जाम में क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ डैश फॉर्म या लिमिटिंग फॉर्म ऑफ डैश। क्या है ये भाई? पॉलीगन में से शार्प टर्न्स हटा दिए तो ये कर्व बन जाएगा। क्लियर है बात? इसी की ही लिमिटिंग फॉर्म है। अब जब बनाएंगे तो कई प्रकार के फ्रीक्वेंसी कर्व बन सकते हैं। बेल शेप्ड कर्व, यू शेप्ड, जे शेप। देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, कर्व ऐसा बन जाए तो यू शेप बोल देना, ये बने जे शेप बोल देना, मिक्स कर्व बोल देना, या पहले वाला बेल शेप कर्व। अच्छा, बेल शेप कर्व का एक नाम और बताया था, अरे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में बताया तो था। ये कौन सा कर्व होता था? सिमेट्रिकल कह लो या नॉर्मल कर्व, लिख लो उसके आगे, बेल शेप कर्व के आगे ब्रैकेट में नॉर्मल कर्व। लो जी बेटा, बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? ठीक, मैंने कहा फिर से कर्व बना, इसका ग्राफ बनाओ। एक और तरीका है, आप एक काम करिए, यहां से CF बना लीजिए। सर CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करते चलिए। देखना जैसे 2, अगली इकट्ठी करो, अगला इकट्ठा करो, फिर बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ। सो दीज आर, क्या है ये? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। आप क्यूमुलेट, इकट्ठा करते जा रहे हो फ्रीक्वेंसीज, और आपने इकट्ठा किया नीचे की तरफ। इसको अदर वे राउंड भी कर सकते थे। कैसे जरा बताना? 4, 7 बोलो बेटा, 12, 16, 18, दोनों को ही क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी है? डाउनवर्ड, और ये कौन सी है? अपवर्ड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब ग्राफ बनाएंगे तो इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव। ड्रॉ करवाना, 10, 11, 12, 13, 14, 10 पर बेटा ये प्लॉट करवाओ सारे फटाफट। 2, 18 तक जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 10 पर पॉइंट 2 प्लॉट करिए, यहाँ कहीं आएगा। 11 पर पॉइंट 6 प्लॉट करिए, यहाँ कहीं आएगा।
12 पर क्या प्लॉट करिए, यहाँ कहीं आएगा। 13 पर प्लॉट करिए, 14 पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। और इसके बाद 14 पर करिए 18, तो वो यहाँ कहीं आएगा। Join them by using a straight line। बेटा क्लियर है बात? क्या है ये? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और उसमें भी कौन से वाला? डाउनवर्ड क्यूमुलेशंस की हैं। बोलो बेटा। तो इसे कहेंगे हम लेस देन ओ गिव। है तो ओ गिव, लेस देन। दूसरा बनाना जरा एक बार, दूसरा बनवाओ एक बार पहले मेरे से। 10 पर कहां प्लॉट कर दें? 18। 14 पर बताओ, 11 बताओ बेटा, 16। फिर बताओ 12 पर, 12 पर 12। 13 पर बताओ बेटा 7, और 14 पर 4। नाउ join them by using a straight line। इसे क्या कहेंगे? नाम बताओ इसका। इसे कहिएगा अब मोर देन ओ गिव। पढ़ो पहले यहां तक पढ़ो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओ गिव बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इस बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री एंड देयरफॉर जॉइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट सक्सेसिवली बाय लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, हमें क्या मिल जाएगा? ओ गिव मिल जाएगा। अब ओ गिव भी लेकिन दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? पढ़ो। द कर्व ड्रॉन फ्रॉम द डेटा क्यूमुलेटेड डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड क्यूमुलेशन किया मैंने तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा लेस देन ओ गिव। लेकिन when the curve drawn from the data accumulated upwards, तो ये क्या देगा मुझे? ये मुझे देगा more than O give। आई होप ठीक है बात बेटा। ये भी पढ़ो अगले पेज पर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। चलिए इसके साथ ही हमारे पास ये ओ गिव फ्रीक्वेंसी, इस बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया, और इनका जो ये पॉइंट होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस विल गिव यू मीडियन। वहां लिखकर छोड़ दो बस, ग्राफ पर ही जहां ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे मीडियन बोलते हैं। जब मीडियन पढ़ाऊंगा तो वहां इसका रेफरेंस दूंगा आपको। बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है चीजें, ठीक है। लेस देन ओ गिव के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी CF यूज करोगे? डाउनवर्ड क्यूमुलेशंस। और मोर देन ओ गिव के लिए कौन सी यूज करोगे? बस ये क्वेश्चन था एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं सारे, जो मैं हाथ के हाथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बेटा क्लियर है इतनी बात? बोलो बेटा फटाफट से। चलिए इतना करिए, इसके बाद दोबारा शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। धन्यवाद।